हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार। और जैसा कि मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल पे कि मैं दो तरह की वीडियोस लाऊंगा। एक इकोनॉमिक्स की होगी और इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने एमसीक्यू प्लस थ्योरी बेस्ड लाई है और ये एक तरह का क्रैश कोर्स बेस्ड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं आईसीएआर के एग्जामिनेशन में, या अगर आप किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और ये जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो हमारा पॉलिटी का है। अब पॉलिटी को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, पॉलिटी को मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊंगा। मैं क्वेश्चन वाइज रखेगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा के 4 ऑप्शन होंगे और फिर मैं उसको डिस्कस करके पूरी पॉलिटी खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप आईसीएआर या किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काम का हो। चलिए आज के लिए पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, let me check the pen first. Okay, government of India act 1935 headed by government of India act 1935, वो ऐसा था क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिड्यूरी पावर। अब रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा होगा कि अभी हमारे संविधान में एक सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 तरह के लिस्ट की चर्चा की जाती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट जिस पर सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट जिस पर स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बनाता है। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। और ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का पावर इसके पास है यूनियन गवर्नमेंट के। अभी का कहानी ये है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था तो रेसिड्यूरी पावर को रखा गया था गवर्नर जनरल, या जिसे हम वायसराय भी कहते हैं, उनके पास ये रेसिड्यूरी पावर रखा गया था। मतलब जो सब्जेक्ट सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। दैट इज वाई इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। अब बात कैबिनेट मिशन की हो रही है तो कैबिनेट मिशन के बारे में बता दें कि ये 1946 में आया था और इसी के बाद हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन हुई थी। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। लेकिन यहां पर आपको तीनों ऑप्शन दे दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझना कि इसका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो हेडेड कौन था, इसके हेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, रिसेंटली अभी पीएफओ की परीक्षा हुई है, ये पीएफओ 2020 की परीक्षा रिसेंटली कंडक्ट हुई। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के पार्ट नहीं थे। ऐसे ही 3 ऑप्शन था और लास्ट ऑप्शन था लॉर्ड वेवल। लास्ट ऑप्शन था लॉर्ड वेवल, तो उसका सही जवाब था लॉर्ड वेवल। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका आंसर 2 आंसर है, टाइप नहीं हो पाया। तो सबसे पहला देखते हैं, इट इज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव्ड किया गया था। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटीज। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी, बिल्कुल सही। इट फॉर्म द बेसिक ऑफ द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ये फंडामेंटल राइट का बेसिक था? नहीं, ये फंडामेंटल राइट का बेसिक नहीं था। इट कॉल्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर सोसाइटी। ये भी बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं कही गई थी, तो इसका सही जवाब होगा सी एंड डी। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। किस तारीख को पेश किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था और इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये 2 डेट याद रखने वाली बात है, 22 जनवरी 1947, क्योंकि आईसीएआर के एग्जामिनेशंस में डेट पूछे जाते हैं। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई थी। अगर आपने पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा। इसमें 8 लिस्ट है जिसमें आप चाहो तो वहां से रीड कर सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। Principle of election for the first time was introduced by Marlow Minto reforms, which is also known as Indian Council Act. इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल लेजिस्लेशन में सीटों की संख्या 60 से 60 की गई थी। उसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया था। इसके पहले नॉमिनेटेड होते थे, इसके बाद इलेक्शन होना शुरू हुआ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन आपने सदन में पूछा,
अब आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर पूछना है उसे ही हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। उसके अलावा बजट पे रिजोल्यूशन लाने का अधिकार भी इंडियंस को इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहां बात लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? लॉ मेंबर के रूप में सत्येंद्र सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया था, ये याद रखिए। पहले मेंबर थे सत्येंद्र सिन्हा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट की कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब इस एक्ट की क्या स्पेशलिटी है? एक्ट की स्पेशलिटी ये है कि इसके पहले ना इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, ईसीआई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं, उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रिवोल्ट की आड़ में, इस रिवोल्ट का फायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार ले लिए और अब सरकार हर मैजेस्टी के नाम पर चलने लगी। अब सरकार किसके नाम पे चलने लगी? हर मैजेस्टी के नाम पे चलने लगी। तो इसी के बाद एक नए पोस्ट का गठन हुआ जिसे गवर्नर जनरल कहा गया। और ये गवर्नर जनरल जो होते थे वो डायरेक्ट क्वीन को रिपोर्ट करते थे। किसको रिपोर्ट करते थे? क्वीन। किसकी क्वीन? ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड इन। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा 1934 में एम.एन. रॉय जी ने की थी, फिर 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने की, और 1936 के कांग्रेस के सेशन में इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया कि नहीं, हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। किसके सामने ये हमने रिक्वेस्ट रखा? ये ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमने रिक्वेस्ट रखा था। तो जिसके अंतर्गत लखनऊ में ये सेशन हुआ था। ये सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ओके, और एक और आपको न्यूज़ दे दूं, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करें स्मॉल में ASRB, कैपिटल में AO, फिर डिस्कशन। और कोई भी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ही सर्च करें डायनामिक्स DYNAMICS_EDU। ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कीजिए। PDF के लिए और डिस्कशन के लिए आपको जो भी सहायता हो सकेगी हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ फेडरल स्टेट? फेडरल स्टेट होता क्या? सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये जानकारी दूं। फेडरल स्टेट वैसे स्टेट को कहते हैं जहां पर ना स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों इंडिविजुअली पावरफुल होते हैं, और कहीं कहीं स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है। कहने का सेंस है, अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में स्टेट को एब्सोल्यूट पावर अवेलेबल नहीं है। इंडिया में आप लोग पढ़े होंगे कि इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम है या फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। द पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। अगर आप फेडरल स्टेट है तो सेंट्रल स्टेट की पावर क्लियरली लिखी गई होना जरूरी है। और लिखा गई होना जरूरी कहाँ होगा? ऑब्वियसली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी ऐसा होगा। तो दूसरा आंसर गलत हो जाता है, इसका सही जवाब होगा ओनली 1। अब कुछ फेडरल स्टेट के बारे में जान लें। यहाँ डुअल गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट होगी। दूसरा, यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। मोस्टली क्या होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिजिड होता है। क्यों होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड नहीं होगा तो फिर सेंटर मनमानी करने लगेगा या स्टेट मनमानी कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होने के कारण क्या होता है कि सेंटर और स्टेट अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, या लोकल लैंग्वेज में देखें तो अपने औकात में रहते हैं, अपनी पावर को दुरुपयोग नहीं कर पाते। उसके अलावा जुडिशियरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो सेंटर स्टेट का झगड़ा को सॉल्व करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ना हो तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगी। उसके बाद बात आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया। पावर का डिवीजन होता है। मैंने पहले बताया कि सेंटर स्टेट का रिलेशन क्लियरली डिफाइन होता है और दोनों के पावर अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। इंडिया में भी दोनों के पावर डिवाइडेड है शेड्यूल 7 में, जैसा मैंने पहले भी बताया है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि हमारा सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ना प्राइम मिनिस्टर है,
न पीएम है न पीपल है, सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना अनिवार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India? मौर्य डायनेस्टी ने क्या लिया? आप लोग को पता होगा, 4 लायंस। ये 4 लायन की फोटो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये हमने मौर्य डायनेस्टी के पिलर से लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज। देखिए बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एग्जीक्यूटिव की, जहां पर एग्जीक्यूट करने का काम होता है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट को मतलब पॉपुलरली इलेक्टेड लोगों को लाने की सबसे पहले शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई थी? ये है हमारा सवाल। इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और 1861 में सबसे पहले लेजिस्लेटिव में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव में इंट्रोड्यूस उस समय नहीं किया गया था, ये 1909 में किया गया था। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। अब कुछ कमिटीज हैं जिनकी डिटेल आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बता देता हूं। कुछ मेजर कमिटीज की चर्चा मैं करूंगा। इट्स लाइक यूनियन पावर कमिटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंतर्गत था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो सरदार पटेल जी के अंतर्गत था। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट पे, जो कि सरदार पटेल जी के अंतर्गत था। ये कुछ यूनियन कमिटीज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सलाह देने का काम। अगला सवाल, अंडर हुम among the following was the first of constitution of India prepared in October 1947 by the branch of office of constituent assembly? constituent assembly की एक ब्रांच थी ना, जिसके हेड थे बी एन राव। ये हेड कौन थे? बी एन राव। एडवाइजर थे बी एन राव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो अक्टूबर 1947 में प्रिपेयर किया गया था, और इसे प्रिपेयर किया गया था बी एन राव जी के द्वारा। और आप सब लोगों को पता है कि मेन ड्राफ्ट को तैयार करने का काम कौन किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। उसके अलावा इसमें 7 और मेंबर थे। 7 और मेंबर कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन राव और टी टी कृष्णमाचारी। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहली रिपोर्ट पब्लिश की थी फरवरी 1948 में, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। तो पहला रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बी एन राव जी के द्वारा कंप्लीट किया गया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? मतलब इनमें से कौन सा गलत है? सबसे पहले देखते हैं डी से। 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आती है 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट मीटिंग हुई थी, और इसी दिन सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था, ये भी सही है। 26 नवंबर 1949 को आपको पता होगा, प्रियम्बल में एक डेट लिखा है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ। उसमें क्या लिखा है? अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन ये जो डेट है ना 9 दिसंबर 1947, ये गलत है। इसमें होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और किसके अंतर्गत हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुई थी, जिसके हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, तब मैं बताऊंगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी है। डी है ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ए का 1, ए का डी 4 हो गया। मतलब 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। और कौन अडॉप्ट किया था अगर आपको याद रखना है तो नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही नेशनल फ्लैग, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल सॉन्ग सब कुछ अडॉप्ट कर दिया गया था। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था, जो कि कब बना था? जो बना था 24 जनवरी 1950 को। इसी डेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 नवंबर 1949? आप सबको पता होगा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो उसी दिन से लागू हो गए थे।
अब क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं जरा सोचिए। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि कौन इंडिया का नागरिक होगा ये जानना पहले जरूरी है। उसके अलावा प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक नया पार्लियामेंट का गठन नहीं होने वाला था। उसके अलावा प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट आपको पता होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो गई उसके बाद वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती रही या प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में वो तब तक काम करती रही जब तक कि नए पार्लियामेंट का इलेक्शन के थ्रू गठन नहीं हो गया और नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बने। तब तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करती रही थी। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 सी इसका सही आंसर होगा। फंडामेंटल राइट 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगला सवाल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या स्टेट का कोई अपना धर्म होगा? क्या इंडिया में किसी स्टेट का अपना धर्म है? क्या इंडिया का कोई धर्म है? हिंदू मुस्लिम नहीं। हमारा पर्सनल मानना हो सकता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई हैं, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन देखते हैं, स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वल। अगर स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है तो क्या स्टेट सब रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा? बिल्कुल करेगा। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल पीपल। क्या हमें अलाउ है? क्या अगर हम चाहें मुस्लिम बनना चाहें तो बन सकते हैं, अगर हिंदू बनना चाहें बन सकते हैं, मस्जिद जाके नमाज अदा करना चाहें कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है सेकुलर स्टेट के अंतर्गत। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है स्टेट मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन मैटर इन एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट हमें, आज हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या किसी से पूछा गया कि आप हिंदू हो तभी फॉर्म भरना या आप मुस्लिम हो तभी फॉर्म भरना? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट हमसे नहीं करता एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। तीसरा ऑप्शन है इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन के हर तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? नहीं, ऐसा सेकुलर स्टेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, उसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29, 30 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। डायरकी क्या होता है? एक अपर लेवल एक लोअर लेवल का गवर्नमेंट होती है। बिल्कुल सही है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। क्या मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया गया था? नहीं, वो बहुत पहले शुरू कर दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली शुरू किया गया था 1909 में। क्या शुरू किया गया था? 1909 में। 1909 को ही हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया गया था और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। उसके अलावा बात है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविडेंस। हाँ, ये हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल, ये भी हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1, 3 एंड 4। तो 2 एलिमिनेट हो गया और ऑटोमेटिक सब में 3 ऑप्शन है। अगर 2 एलिमिनेट हो गया तो 2 अगर एलिमिनेट करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट होता है। इसका सही जवाब हो जाता है डी। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, क्या थे? क्या ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट थे? नहीं, उसमें सिर्फ प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड थे? नहीं। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं थे। तो क्या थे? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज प्लस, यहां पर आप प्लस कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेटेड। प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेटेड, ये 2 तरह के मेंबर थे। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड असेंबली कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय। आपको पता होगा एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने सारे पावर्स ले लिए थे। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 बिग काउच। क्या कारण था कि हमने 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को चुना? इसका रीजन था कि दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर रिजोल्यूशन में बोला गया था कि हम आज के बाद से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज डे। तो इसीलिए इस डेट की महत्ता को बनाए रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू। ठीक, इसका सही जवाब यही है। व्हाट वाज द मेन
स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या मेन स्टिपुलेशन था? क्या डायरकी एप्लीकेबल किया गया था? नहीं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी था? नहीं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड? नहीं। क्या था? फेडरेशन सजेस्ट किया गया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे और इंडियन जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो भी होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोई भी प्रिंसली स्टेट अपने जो पावर है वो देना चाह नहीं रहा था, जिसके कारण ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। जब भारत आजाद हुआ तो फिर ये फेडरेशन बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल? किस एक्ट के द्वारा इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल हुआ था? ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बाइकैमरल आपको पता है एक अपर हाउस होता है जिसे आज राज्यसभा है और एक लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर? किसने सेटअप किया था? मैंने पहले ही बताया, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके हेड थे पैथिक लॉरेंस। इसी के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी और हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट अडॉप्ट हुआ था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है? बिल्कुल। तो इसका सही जवाब होगा 2 और 3। वीडियो खत्म करने से पहले ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यहां तक देखा तो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो जरूर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बताया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अंबेडकर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अंबेडकर थे, तो ये तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब अगला देखते हैं। अगला है कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी। मैंने पहले बताया ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसका आंसर बी होगा। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर होगा डी। सही आंसर क्या होगा? डी। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पता था सी का 2 है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कीजिएगा और यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन का काम भी आप कर सकते हैं। अगर 3-4 पॉइंट भी आपको याद होते हैं तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एज आई टोल्ड यू लाइक करें, कमेंट में बताएं कितना अच्छा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।